हो चुका है। 25 नवंबर को वोटिंग और 3 दिसंबर को काउंटिंग, ये दोनों तारीख हमें यकीन है कि राजस्थान का हर एक वोटर अपने दिमाग में, अपने जहन में नोट कर चुका होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर राजनीतिक दलों की बात करें तो अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने की कोशिश में, जुगत में पूरी तरीके से लगे हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस बार का राजस्थान का चुनाव 2023 महासंग्राम 2023 किन मुद्दों पर लड़ा जाना है। तो आज ग्राउंड जीरो से न्यूज 18 राजस्थान की टीम राजधानी जयपुर पिंक सिटी आप लोगों के बीच पहुंची है। जोरदार तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। मैं रविंद्र सिंह बहुत बहुत स्वागत अपनी टीम की तरफ से करता हूं। और आज की जो चर्चा है मुद्दों पर होगी। मुद्दे वो जो कहीं पीछे छूट जाते हैं, मुद्दे वो जो चुनाव घोषणा पत्र में शामिल तो किए जाते हैं लेकिन फिर उसके बाद शायद भुला दिए जाते हैं। मेरे साथ 3 खास मेहमान हैं और तीनों से ही बात करेंगे। और ऑडियंस यानी हमारी जनता जनार्दन जो बैठी हुई है उनके पास भी आकर सवालों का सिलसिला हम लेंगे और जवाब लेंगे। आज हमारे साथ मौजूद मेहमानों से एक एक करके परिचय कराता हूं। मेरे सबसे बाईं तरफ महासचिव है कांग्रेस के, पीसीसी महासचिव है, बहुत बहुत स्वागत आरसी चौधरी साहब आपका। जोरदार तालियों से स्वागत आरसी चौधरी साहब का। मुखर प्रवक्ता बीजेपी की राखी राठौड़ जी का मैं स्वागत करना चाहूंगा। बहुत बहुत स्वागत राखी राठौड़ जी। और आरएलपी से हमारे साथ जुड़े हैं शंकर नारोलिया जी। लगातार आरएलपी की बातों को, सरकार की बातों को यूं कहें कि काटने के लिए या उनको घेरने के लिए आरएलपी के जरिए वो अलग अलग मंचों से रखते हैं। तो शुरुआत, क्योंकि सरकार आपकी है चौधरी साहब, कांग्रेस की है, आप ही से करता हूं। बात मुद्दों की होगी, बात इस बार कौन कौन सी वो चीजें हैं जो कांग्रेस आगे लेकर वोटों के लिए जनता के बीच जाएगी, जनता का जनाधार हासिल करने के लिए जाएगी। लेकिन पहली बात यह कि राहुल गांधी पिछले 1 साल से लगातार, जब से वो भारत जोड़ो यात्रा में निकले हैं, तो उनकी एक बात हर तरफ गूंज रही है, वो ये कि नफरत के बाजार में प्यार की दुकान में खोलने आया हूं। हम 2 दिन से देख रहे हैं सचिन पायलट जी का बयान, उनका यह कहना कि गहलोत और मेरे बीच प्यार मिसाल बन चुका है जनता के बीच में। सर, ये कौन सा मिसाल बन गया है कि जो चुनाव के ठीक वक्त में दुनिया को दिखाई दे रहा है, जनता को दिखाई दे रहा है, और जो जनता के मुद्दे जो पायलट साहब उठाए करते थे, कहते थे कि ये 5 मुद्दे हैं, ये 3 मुद्दे हैं, इन पर मुझे सरकार से, अपनी सरकार से जवाब चाहिए और मैं चाहता हूं कार्रवाई करना। तो ये मुद्दे क्यों पीछे छूट गए सर? रविंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा 2018 का जब विधानसभा चुनाव था, उसी समय अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी की एक मोटरसाइकिल पे जो तस्वीर थी, उस तस्वीर को वायरल किया गया और कहा गया कि यूनाइटेड कलर्स। भारतीय जनता पार्टी सदैव इस बात को उठाती रहती है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी के बीच में मतभेद है। निश्चित रूप से मतभेद मुद्दों को लेकर होता है, लेकिन पार्टी के और विचार के प्रति प्रतिबद्धता हमारे नेताओं ने जब जब जरूरत पड़ी उसका उन्होंने मुखर होकर जवाब दिया। ये भारतीय जनता पार्टी जो विभाजन की राजनीति करती है, आज खंड खंड में बटी हुई, 12 भागों में बटी हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, अमित शाह आते हैं, मोदी जी आते हैं, कभी किसी को मंच पे बोलने नहीं दिया जाता, कभी माइक छीन लिया जाता है, कभी पोस्टर से तस्वीर हटा दी जाती है। सचिन पायलट ने जो 3 मुद्दे रखे थे, सरकार से जवाब मांगा था, कार्रवाई करने को कहा था, क्या वो पूरे हो गए? निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा सचिन पायलट जी ने ही नहीं, कांग्रेस का हर व्यक्ति जो जनता की अदालत से चुन के आता है, चाहे वो राज्य की विधानसभा हो, चाहे जनता की अदालत हो, उनकी प्रतिबद्धता उस जनता के प्रति है जो उस सदन के अंदर भेजती है। सचिन पायलट जी ही नहीं, कांग्रेस का हर नेता ने उस प्रतिबद्धता को निभाया है, जनता की जवाबदेही को निभाया, क्योंकि जनता अपने मुद्दों के लिए चुन के भेजती है। पार्टी का मतलब यह नहीं कि आप वहां पे मौन हो जाएं, आप अपनी कुर्सी से बने रहने के लिए जनता की आवाज उठाना बंद कर दें। सचिन पायलट जी ने जो मुद्दे उठाए, जो बातें कही, हमारे पार्टी के नेतृत्व ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसको संज्ञान में लिया और उस बात को गंभीरता से उसके ऊपर विचार विमर्श करके किस प्रकार से बेहतरीन चीजें हो सके उन पे हमने ध्यान दिया। लेकिन इसी राजस्थान की विधानसभा के अंदर 20 भारतीय जनता पार्टी के विधायक लिख के देते हैं कि हमारे विधानसभा क्षेत्र के हम आवाज को उठाना चाहते हैं, लेकिन हमें बोलने का अवसर नहीं दिया जाता। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र क्या महिमा मंडन बच गई है? किसी विधानसभा में राजेंद्र गुढ़ा ने भी तो आवाज उठाई थी। बच गया है। इसी विधानसभा में राजेंद्र गुढ़ा ने भी तो आवाज उठाई थी। इसी विधानसभा में जो राजेंद्र गुड्डा ने जो आवाज उठाई, जिसका आप जिक्र करना चाह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार करते आ रहे हैं। मैं तो कहना चाहूंगा, जब आपकी ईडी चुनाव से पहले आ चुकी है तो वो लाल डायरी भी ईडी को दे देना चाहिए और भेज देना चाहिए। उस लाल डायरी के अंदर 4 साल का लेखा जो लाल डायरी तो कांग्रेस की सरकार लेकर आई है। राखी राठौर जी, मेरा सवाल आपसे, यूनाइटेड कलर ऑफ राजस्थान का जिक्र किया था और बीजेपी ने भी अपनी तरीके से कहा था, और मैं ये कहूं कि
प्रियंका गांधी के दौरे पर एक तस्वीर सामने आई है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में शीश नवाते हुए, हाथ जोड़ते हुए प्रियंका गांधी बीच में है और एक तरफ अशोक गहलोत जी है और दूसरी तरफ सचिन पायलट है। तो इसको कौन सा कलर कहा जाएगा? एकजुट है सब और प्यार मिसाल बन चुका है। देखिए रविंद्र जी, ये जो सामने हमारे साथ लोग बैठे हैं, ये राजस्थान के लोग हैं। अगर इनसे हम कहेंगे कि पिछले 5 सालों के अंदर अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी के बीच में बहुत मोहब्बत थी, तो कोई नहीं मानेगा। कोई इसलिए नहीं मानेगा क्योंकि उन शब्दों को दोहराना चाहूंगी, जिस तरह से नकारा, निकम्मा, करोना, गद्दार, क्या हम सब लोगों ने वो शब्द सुने? क्या कोई ऐसा हो सकता है कि दोस्ती अच्छी और इन शब्दों से किसी को कहा जाए? तो क्या हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति इसको अलाउ करती है? यानी चौधरी जी कितनी कोई भी चीज क्लेम करे, लेकिन अल्टीमेटली लोगों को मालूम है यहां क्या है। यहां नफरत के बाजार में घोटालों की दुकान है, ये नफरत के बाजार में भ्रष्टाचार की दुकान है, जो राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी ने पिछले 5 सालों में खोली। 4.5 साल इन्होंने रिकॉर्ड बनाया होटल में रुकने का। हमने देखा किस तरह से लगातार आधी पार्टी कुर्सी बचाने में और आधी पार्टी कुर्सी खींचने में लगी रही। किससे बचाने में? कुर्सी किससे बचाने में? आपस में। सचिन पायलट जी चाहते हैं अशोक गहलोत जी ना बने मुख्यमंत्री और अशोक गहलोत जी कहते हैं सचिन पायलट जी ना बने मुख्यमंत्री। अब ये जो किस्सा कुर्सी का है, इसमें सबसे ज्यादा अगर सफर किया है तो राजस्थान की जनता ने किया है। ये बहुत बड़े बड़े वादों की बात कर रहे थे। मैं वादा सबसे पहला वो तो वाला बीजेपी पूछना पर चाहती आरोप हूं। लगाते हैं कि बीजेपी ने पूरी नूरा कुश्ती की है और 10-10 करोड़ तक के ऑफर दे दिए गए थे। रविंद्र जी, एसओजी, एसीबी, ये सारी एजेंसीज किसके पास है? सरकार किसके पास है? मैं ये चैलेंज करती हूं आपको कि इस तरह की भाषा का प्रयोग अभी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने कहा, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूं कि ये एजेंसीज जब आपके हाथ में है तो क्यों नहीं दूध का दूध और पानी का पानी करते? क्यों नहीं ये बताते कि किसने लिए पैसे? अब तो संहिता क्यों लग नहीं चुकी है बताते कहां से लिए, अब तो कहां कोड ऑफ रखे कंडक्ट लग पैसे? गया है। जी, अब तो कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है। कोड ऑफ कंडक्ट तो अभी 10 दिन 12 दिन हुए हैं, लेकिन उससे पहले ये राग तो आपका, ये आप बार बार बोलते हैं मुख्यमंत्री जी भूलो और आगे बढ़ो, लेकिन भूल नहीं पाते हैं। साथ जल्दी में से खड़ी राजीव होके जी, और कमेंट अपनी फिर को बात नारोली जी से को बात पूरा करें। करना चाह रही है। जल्दी। महिला सशक्तिकरण की जब बात की जाती है तो मुझे दुख होता है और मुझे लगता नहीं था कि कांग्रेस पार्टी महिला सशक्तिकरण की बात करेगी। जो महिलाओं की स्थिति हुई एनसीआरबी की रिपोर्ट में लगातार 3 साल एनसीआरबी का डाटा अगर झूठ बोला तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। नहीं, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। महिला अगर आप हर एक महिला इस बात का सबूत करे, आरक्षण हर एक महिला इस बात का सबूत करे कि जो महिलाओं की स्थिति हुई है राजस्थान के अंदर वो गलत है। एक मिनट नारोली जी, मेरा सवाल आपसे है। आरएलपी सत्ता संकल्प यात्रा निकली हुई है, कोई चांस है आरएलपी का? कुछ दिखाई दे रहा है? दूर लोकतांत्रिक तक पार्टी, उम्मीदवार मिल जाएंगे पूरे 200? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान में सत्ता में आने वाली है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार 2023 में बनेगी। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी क्या सुन नहीं पाए, फिर से बोलिए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की राजस्थान में सरकार बनने जा रही है। ये जनता दोनों पार्टियों से दुखी है। जिस प्रकार मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आप दिन में सपने देख रहे हैं, मैं तो कहूंगा कि आप रात में सपने देख रहे हैं। आज पूरे राजस्थान सपना में देखा जा सकता है, बिल्कुल। आज पूरे राजस्थान में किसान और युवा और जो दलित लोग हैं वो सारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ है। जनता को विकास चाहिए। आज देखिए राजस्थान में जिस प्रकार से महिलाओं के ऊपर अत्याचार जो बढ़ा है, पूरे देश में पहले चर्चा हुआ करती, राजस्थान शांति प्रिय एक प्रदेश हुआ करता था। आज राजस्थान में अगर कोई चर्चा होती है तो महिला अत्याचार में पहले नंबर पे राजस्थान आ गया। यह क्यों आ गया? उसी प्रकार से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने हमेशा ही किसानों के लिए, युवाओं के लिए संघर्ष किया है जी। और किसानों के लिए और युवाओं के लिए हमेशा संघर्ष करती रहेगी। ये सिलेक्टेड पॉलिटिक्स क्यों? क्या मतलब सिलेक्टेड चाहते तो आप सरकार बनाना है, लेकिन आपकी बातों से लग रहा है कि आप वोट काटने की भूमिका में आप आना चाह रहे हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ में 36 कौम है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सुप्रीमो का एक ही सपना है कि व्यवस्था परिवर्तन चाहिए और व्यवस्था परिवर्तन ऐसा हो कि राजस्थान में कोई भी हमारे घर की बहन बेटी रोड के ऊपर जाए तो वो ऐसा महसूस करे कि मैं घर के आंगन में घूम रही हूँ। बिल्कुल ऐसी कानून व्यवस्था लोकतांत्रिक पार्टी एक सपना यह है बात कोई भी गरीब व्यक्ति। भाई 2019 के चुनाव में आपका और आरएलपी का एक साथ पैक्ट हुआ था और तब जाकर हनुमान बेनीवाल जीते थे। उनका जनाधार है, हम इसको नहीं कह सकते वो जीत कर आए हैं। आरएलपी अपने दम पर कह रहे हैं कि हम सरकार बना लेंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इस बार बीजेपी कौन कौन से मुद्दे लेकर जाएगी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार तो कह रही है कि बहुत काम किया है और किसी तरह की कोई एंटी इनकम्बेंसी है नहीं। देखिए, इस तरह की बात हर सरकार करेगी, लेकिन हम जानते हैं कि अशोक गहलोत जी पहली बार मुख्यमंत्री नहीं है रविंद्र जी।
वो हो सकता है कि किसी क्षेत्र में अच्छा काम करते हो लेकिन अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन उनका नहीं है। उसका कारण ये है कि जब 2003 में उनकी सरकार से बाद में कांग्रेस पार्टी गई चुनावों में तो 56 सीटों पे, और उसके बाद 2013 में जब उनकी सरकार का कार्यकाल खत्म हुआ तो कांग्रेस पार्टी 21 सीटों पर आकर के खत्म हुई। मेरे कहने का मतलब एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर, एक अच्छा गवर्नेंस जो है हमारे राजस्थान को उन्होंने कभी नहीं दिया, और यही कारण है। 156 है मैडम जी, इस बार मिशन 156 प्लस है। यही सेम डायलॉग्स आपको 2013 में अशोक गहलोत जी के मिल जाएंगे। के कौन से मुद्दे हैं जो आप लेकर जा रहे हैं? देखिए, जो प्रमुख 5 मुद्दे हैं उसमें सबसे प्रमुख जो मैं बात करूं वो महिला सुरक्षा है। हमारा प्रदेश एक शांति प्रिय प्रदेश के रूप में अपनी पहचान रखता था, जहां महिला सम्मान को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया। लेकिन अफसोस है कि हमारा प्रदेश पूरे देश में सबसे ज्यादा दुष्कर्म 22% दुष्कर्म जो पूरे देश में होते हैं वो हमारे राजस्थान में होते हैं। ये सोच के, ये सुनकर मुझे दुख होता है। इसलिए सबसे पहला कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा की बात करेंगे। दूसरी बात, मेरे सामने बहुत सारे युवा बैठे हैं और इन युवाओं की बात को मैं उठाना चाहूंगी। जिस तरह से आज तक हमें मालूम नहीं चला कि शिक्षा संकुल के अंदर से रीट का लेवल 1 का पेपर किसने निकाला। ऐसा क्यों हुआ कि डीपी जारोली जी ने कहा कि राजनीतिक संरक्षण के बिना पेपर नहीं निकल सकता बाहर, लेकिन आज तक इनकी एसओजी, इनकी एसीबी कोई ये जांच नहीं कर पाई कि कौन निकाल के लेके गया पेपर को। यानी दूसरा, युवाओं की बात, बेरोजगारी की बात, और बेरोजगारी में लगातार हमारा जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, जिस तरह से इन्होंने महंगाई राहत कैंप के माध्यम से ये कहा कि राजस्थान के अंदर महंगाई की हम रिलीफ दिलाएंगे, एक डेटा देना चाहूंगी। लगातार पिछले 3 महीनों से अगर आप नेशनल एवरेज देखें तो नेशनल एवरेज से अभी हमारे राजस्थान का एवरेज हमेशा 2% ज्यादा होता है। सितंबर में नेशनल एवरेज था 5.02% और हमारे राजस्थान का 6.53। इससे पहले भी जब कभी भी आप अगस्त के महीने का, सितंबर के महीने का देखेंगे तो हमेशा 2% ज्यादा रहा। चौथी चीज, तुष्टीकरण। ये तुष्टीकरण, हमारा राजस्थान एक ऐसा राजस्थान जो गंगा जमुनी तहजीब के लिए पहचान करता था। आज ऐसा क्यों हुआ कि किसी दुर्घटना में किसी भी एक समुदाय विशेष के व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो 1 घंटे के अंदर 50 लाख रुपए दे दिए जाते हैं। 1 घंटे के अंदर जो है एक संविदा पे नौकरी और आपको डेयरी बूथ दे दिया जाता है। और मैं पूछना चाहती हूँ रविंद्र जी, दुर्घटना में मौत होती है, हमें बिल्कुल संवेदना के साथ कहना चाहती हूँ कि ये गलत है, लेकिन इस तरह से 7,500 डेथ हुई है हमारे प्रदेश में। ये ऐसा क्यों होता है कि एक व्यक्ति के लिए तो 50 लाख दिए जाते हैं, लेकिन उन 7,500 लोगों का न्याय कौन मांगेगा? कौन मांगेगा? ये बात भी उन्होंने किया। 5वां मुद्दा राखी जी। और 5वां मुद्दा, भ्रष्टाचार। जिस तरह से करप्शन की हदें पार कर दी गई। सेक्रेटरीट के अंदर, डीओआईटी डिपार्टमेंट के अंदर सोने की सिल्ली, वहां पे पैसा मिलता है। लगातार ऐसा हुआ कि हमने भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर जाते हुए देखा इनके लोग, चाहे वो बाबूलाल कटारा हो, चाहे वो गोपाल केसावत हो। और मुझे लगता है जब युवा ये नाम सुनते होंगे तो दिल पर एक टीस पहुंचती होगी कि ये वही लोग हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार के माध्यम से हमारे प्रदेश को नीचे लाने का काम किया। ये 5 हमारे प्रमुख मुद्दे होंगे। जिस तरह से अत्याचार बढ़ा, मुझे याद आती है अलवर के अंदर हरीश जाटव, योगेश जाटव की, झालावाड़ के अंदर कृष्णा वाल्मीकि की, जिसकी मॉब लिंचिंग की जाती है। 5 मुद्दे यहाँ पर गिना दिए, महंगाई, भ्रष्टाचार, युवा, पेपर लीक की चाहे बात कर लें, महिला सुरक्षा की बात कर लें या तुष्टीकरण। कांग्रेस के क्या मुद्दे रहने जा रहे हैं और जो बीजेपी मुद्दे उठा रही है, इनकी काट क्या है? आपके पास क्या जवाब है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता है वो एक महिला भी हैं। मुझे 2014 का वो वाक्य याद है कि ये भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं, वो संसद के बाहर बैठ के इस बात का जिक्र करती थी कि सैया तो बहुत कमात है, महंगाई डाइन खात जात है। उस समय 410 रुपए का सिलेंडर होता था, आज मोदी जी ने 1150 रुपए का गैस का सिलेंडर कर रखा है। आज भारतीय जनता पार्टी की जो नेत्रियां हैं वो क्यों नहीं बोलती? राजस्थान के अंदर 500 रुपए में गैस का सिलेंडर दे रहे हैं, महंगाई की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी अपनी ग्रीवा में क्यों नहीं झांकती? मैं पूछना चाहूंगा, ये महिला दुष्कर्म की बात करती हैं। निश्चित रूप से एक महिला और महिला की पीड़ा होनी चाहिए, और दुष्कर्म हो और महिला की आवाज रुक जाए तो वो कैसी महिला हो सकती है? लेकिन जब मणिपुर के अंदर एक सैनिक की पत्नी को निर्मम निर्वस्त्र करके उनके साथ में दुष्कर्म किया जाता है, राजस्थान में प्रतापगढ़ में क्या हुआ था? प्रतापगढ़ में क्या हुआ? जनता पार्टी कहां चली जाती है? डिबेट है तो ठीक है, बाकी सैनिक कारगिल के अंदर युद्ध तो जीत चुका है, लेकिन उसकी पत्नी को देश का प्रधानमंत्री देश के अंदर सुरक्षा नहीं दे सकता। राजस्थान में ये भीलवाड़ा में क्या हुआ? राजस्थान की बात करो, ये मणिपुर को देश का हिस्सा नहीं मानते, ये मणिपुर को देश का हिस्सा नहीं मानते। राजस्थान में सरकार किसकी है?
राजस्थान में सरकार किसकी है और राजस्थान के अपराध अगर होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है। ठीक है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती थी, दुष्कर्म के मुकदमे इस गासे के द्वारा दायर होते थे। आज मैं कह रहा हूं, दुष्कर्म के मुद्दे राष्ट्रीय जो औसत है वो 45.4% की वृद्धि हुई है, राजस्थान के अंदर 29% की वृद्धि हुई है। मतलब आप ये कहते हैं कि राजस्थान में मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है, आंकड़े हम समझ रहे हैं, नहीं आप पूरा करिए मेरे, और ये भी बता दीजिए कि राजस्थान में महिलाओं की स्थिति बेहतर है, उनके खिलाफ अपराध बाकी राज्यों से, क्योंकि कंपटीशन चल रहा है ना यहाँ पे सभी राज्यों से, बाकी राज्यों से बेहतर है। मैं कहना चाहूंगा कि जहां पे डबल इंजन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मध्य प्रदेश के अंदर पोक्सो एक्ट के अंदर नंबर 1 पे, ये कांग्रेस का आरोप नहीं है, एनसीआरबी का डाटा बोलता है, दुष्कर्म के अंदर नंबर 1 मध्य प्रदेश है, महिला अत्याचार के अंदर यूपी नंबर 1 पे है, महिलाएं गायब होने में नंबर मध्य प्रदेश नंबर 1 है। इस समय राजस्थान, हम यहाँ पर राजस्थान की बात करें, राजस्थान अगर तीसरे नंबर पर है तो फिर क्या इसका मतलब यह हुआ कि हमें मध्य प्रदेश का आंकड़ा बताना होगा, उत्तर प्रदेश का आंकड़ा बताना होगा, या राजस्थान की स्थिति बतानी होगी? और यहाँ पर तीसरे नंबर पर अगर आपकी बात को ही मैं यहाँ पर कोट करूं, एनसीआरबी के आंकड़े का हवाला जो आप करें, तो क्या यहाँ पर एनसीआरबी के आंकड़ों के हवाले के मुताबिक राजस्थान की सरकार को यह जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि जिस तरह से महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ उस पर कार्रवाई होनी चाहिए? एफआईआर दर्ज हुई, आप कहते हैं कि मर्दों का दर्ज होती प्रदेश है, उसका भी जानकारी दीजिएगा कि राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है, वो शर्मनाक घटना भी आपने की है। रविंद्र जी मुझे खुशी है, मुझे खुशी है कि मीडिया की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इसी प्रकार से सरकार से तलक ले जमे प्रश्न पूछे। नारे नहीं अभी सवाल के लिए आ रहा हूं आपके पास। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर कानून का राज है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां पे राज का कानून है। नारोलिया साहब ये बताइए, दुष्कर्मियों के साथ में सरकार खड़ी होती है, मैं जनता के बीच जाता हूं, आप अपनी बात रखिए, चाहे उन्नाव की घटना हो, चाहे कठुआ की घटना रहने जा रहे हैं, और महिला अत्याचार की भी आपने बात की, अपराध की बात कर, ठीक है, नारे लीजिए। राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार बनने जा रही है और राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मुद्दे रहेंगे कि राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ऐसी व्यवस्था चाहती है कि कोई भी गरीब किसान व्यक्ति किसी थाना कोर्ट कचहरी में जाए तो वहां का हकदार खड़ा होकर बोले कि बोल बाबा तेरी क्या समस्या है, आप ठंडा पियोगे या चाय पियोगे, ऐसी व्यवस्था हनुमान बेनीवाल साहब चाहते हैं। और जैसा वादा किया था यहाँ पे मैं जनता के बीच भी आ गया हूँ, दो एक सवाल यहाँ से लूंगा इस रो से, उसके बाद फिर दो एक सवाल वहां से भी लूंगा। क्या सवाल है? गरीब किसान, हमारी महिलाएं। नारोला जी एक मिनट, आपका सवाल किससे और क्या है? मेरा कांग्रेस के प्रवक्ता से सवाल है, आप हर मुद्दे पे बात करें, महिलाओं के, शिक्षा के, मैं सबसे बड़ा शिक्षा का मुद्दा मानता हूं। आप जितना बजट पास करते हो उसमें 10% शिक्षा का हिस्सा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए बजट के अंदर, और शिक्षा का एक मुद्दा होना चाहिए। शिक्षा को लेकर सरकार ने क्या किया बता दीजिए भाई चौधरी साहब, शिक्षा को लेकर क्या किया? मैं युवाओं का साधुवाद करना चाहूंगा कि वो भारतीय जनता पार्टी की विभाजन की राजनीति नहीं, मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार ने 309 नए महाविद्यालय बनाए, वहां पे हमने राजस्थान में यूनिवर्सिटीज बनाई, हमने जो स्कूलें भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 20,000 स्कूलें बंद कर दी गई थी, वहां पे हमने 3,700 अंग्रेजी महात्मा गांधी स्कूलें खोली है। इसलिए शिक्षा के लिए अगर कोई अनुकरणीय काम करने का काम किया तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया। ये भारतीय जनता पार्टी से जवाब पूछिए कि वो स्कूलें बंद करने वाली, यूनिवर्सिटी बंद करने वाली बीजेपी से कैसी सरकार को चाहती हैं? हम भी चाहते हैं इस बार बीजेपी की सरकार आए और पेपर लीक जैसी घटनाएं रुके। अरे बात तो सुनो, लेकिन हम आपके भरोसा कैसे करें? अभी आरपीएससी के अंदर 2 सदस्यों की नियुक्ति की गई है, उनके ऊपर अभी से प्रश्न उठ रहा है कि वो दोनों गलत व्यक्ति हैं। आपने अभी तक एक बार भी खंडन नहीं किया, हम कैसे भरोसा करें कि आप हमें न्याय देंगे? बहुत मौजूद सवाल, हर युवा के मन में राखी जी यही सवाल है। आरपीएससी की अगर बात आती है तो फिर आपको क्या आरपीएससी को लेकर प्लान है? क्या आरपीएससी की में जो सदस्यों की नियुक्ति है, चेयरमैन की नियुक्ति है, उसका भरोसा देते हैं, संकल्प पत्र में देंगे कि सही तरीके से होगी? रविंद्र जी, जब आपने मुझसे 5 मुद्दे पूछे, उसमें सबसे पहला मुद्दा अगर मैंने बात करी तो महिला सुरक्षा के बाद में युवाओं की बात थी। यह दिखाता है कि हम किस तरह से संकल्पित हैं कि आगे आने वाले समय के अंदर जो आरपीएससी के अंदर हो गया उसके लिए मुख्यमंत्री जी माफी मांग चुके, कई बार माफी मांग ली अभी बीच में, कभी न्यायपालिका के लिए माफी मांगते हैं, कभी रिक्रूटमेंट के लिए माफी मांगते हैं। खैर, माफी मांगना उनकी, गलती करना उनकी आदत हो गई, लेकिन इस बात का विश्वास दिलाती हूं कि हमारी सरकार जिस तरह से निश्चित तौर पे आने वाली है, युवाओं को जो उम्मीद भारतीय जनता पार्टी से है, निश्चित तौर पे हम लोग उस पर खरा उतरेंगे। और जो पारदर्शी तरीके से काम होना चाहिए, समय पर होनी चाहिए परीक्षाएं, भर्तियां समय पर होनी चाहिए, इस काम को निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ही कराएगी। जी, मेरा सवाल आरएलपी के शंकर नारनोलिया जी से है। शंकर जी,
आप अपनी पार्टी की तरफ से ये वादा करके बता सकते हैं क्या इस बार चुनाव में आप कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं कर रहे और कांग्रेस के षड्यंत्र के तहत अपने कैंडिडेट नहीं उतार रहे हैं विधानसभा में? बताइए, क्योंकि अंदर खाने ये बात चल रही है कि अंदर खाने सेटिंग हो चुकी है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अकेली दम पे चुनाव लड़ेगी और 2023 में सरकार बनाने जा रही है। और एक और तबका, या यूं कहें कि जिनको नजरअंदाज करने की कोशिश की जाती है, लेकिन आज की तारीख में हम उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते। मेरे साथ नूर शेखावत जी हैं, ट्रांसजेंडर, और वो भी अपनी बातों को यहां पर रखना चाहती हैं। नूर, आपका क्या सवाल है? मेरा तीनों से ये सवाल है कि आप तीनों की पार्टी में से किसी ने ट्रांसजेंडर के लिए या फिर मैनिफेस्टो में ऐड करने के लिए मेन स्ट्रीम में अगर उनको ट्रांसजेंडर्स को जोड़ना हुआ तो उस चीज के किसी ने भी सोचा है? जल्दी से एक एक सवाल। युवा वोटर की बात होती है, महिला वोटर की बात होती है, किसानों की बात होती है, इस वर्ग के लिए क्या है? निश्चित रूप से हम जो घोषणा पत्र तैयार करने जा रहे हैं ट्रांसजेंडर्स के लिए, कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर नीचे तक सदैव उनकी विचार रहा है कि मुख्य धारा के अंदर हम उनको किस प्रकार से सशक्त कर सकें। इसके साथ ही हमने जो राजस्थान का मिशन 2030 रखा है उसके अंदर राजस्थान के 3 करोड़ 33 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। मैं उम्मीद करता हूं तमाम जो ट्रांसजेंडर्स भी हैं वो उसके अंदर अपनी राय दें, सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, क्या उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, ताकि राजस्थान के अंदर उन्हें एक मुख्य अरे आपने तो विजन डॉक्यूमेंट 2030 बनाया, उसमें तो कहीं कितने करोड़ लोग शामिल थे, क्या ये लोग शामिल नहीं थे क्या? उसी से बात करें, क्यों नहीं दे? सौभाग्य से मैं जो हमारी संकल्प पत्र समिति है उसकी को कन्वीनर भी हूं, और मिस शेखावत से मेरी बात हुई थी कि उन्होंने मुझे बताया था कि क्या इसमें ऐड करना चाहिए। मैं निश्चित तौर पे उनको विश्वास दिलाती हूं कि मैं अपनी समिति के माध्यम से आपकी जो मांगे हैं वो डालने बस आखिरी सवाल है, एक एक शब्द में जवाब दे दीजिएगा, कितनी सीट आ रही है आरएलपी की? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 120 सीटें आ रही है और राजस्थान में सरकार बनने जा रही है। बीजेपी कितनी सीट आ रही है राखी जी? एक ओपिनियन पोल कर रहे हैं आप लोगों से। देखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि पिछली बार 2013 के अंदर जो हमने रिकॉर्ड बनाया था उसको तोड़ेंगे और पूर्ण बहुमत के साथ में हम यहाँ राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 156 प्लस 200 भी होता है। आरसी चौधरी साहब, कितनी सीटें आ रही हैं? काम किया दिल से कांग्रेस फिर से 163 पल्स। अब देखना होगा कि किसका नारा यहां पर चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद जोरदार तालियों के साथ इस स्पेशल न्यूज 18 राजस्थान की डिबेट में बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह से ग्राउंड पर उतरकर आप लोगों के बीच आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों प्रवक्ताओं का, धन्यवाद।